इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, वही हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड टू कंटेन द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसेंट्रेशन एज दैट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। यहाँ पे सीपी जो है स्टैंड्स कर रहा है प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा से मुराद हमारी ब्लड है, और क्यू जो है वो स्टैंड कर रहा है अमाउंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी। आप इसको स्टडी करते जाएं मेरे साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये तमाम चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंपल डायग्राम हम ले लेते हैं, जिसमें आपके सामने ये टोटल जो ड्रग है इन द बॉडी, जो कि हमने कंसिडर किया है 1000 मिलीग्राम, जबकि ब्लड कंपार्टमेंट में इसी में शामिल है। अब हम एक ड्रग जो है इंस्टॉल कर रहे हैं विद इन द वेसल्स, और वो आपका ब्लड कंपार्टमेंट पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का जितना भी नेटवर्क है उसको हमने ब्लड कंपार्टमेंट कहा है। अगर ड्रग बॉडी में 1000 मिलीग्राम है और ब्लड प्लाज्मा जो है कंसंट्रेशन वो 50 मिलीग्राम पर लीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पर लीटर 50 मिलीग्राम जो है इंस्टॉल की या इंस्टॉल की विद इन द ब्लड। ये कैसे हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट की? से फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बॉडी में सोल्यूशन हमने तैयार किया, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन तैयार किया, वो तकरीबन 1 लीटर का होता है। अगर हमने 50 मिलीग्राम ड्रग उसके अंदर इंस्टॉल कर दी है और उसके साथ मिक्स करके हमने ये ड्रिप ब्लड वेसल्स के अंदर इंस्टॉल कर दी है, इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो 50 मिलीग्राम पर लीटर है। 50 मिलीग्राम पर लीटर हमने ड्रग इंस्टॉल की, और जो टोटल बॉडी के अंदर ड्रग मौजूद है, जो वो कह लें कि एक्यूमुलेट हो सकती है, वो 1000 मिलीग्राम है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका रेशियो होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे बॉडी को किसके, ओवर द 50, यानी 50 क्या हुआ, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको और बेहतर तौर पर एलैबोरेट में करता हूं। टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी को रख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में हम रख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड में अगर प्लाज्मा हो तो हम उसको सीपी कंसिडर करते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें, ओवरऑल ब्लड की, तो हम उसके लिए सीबी टर्म यूज करते हैं। अगर हम होल एज अ होल बात कर रहे हो तो फिर हम उसके लिए सी डब्ल्यू यूज करेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिट्स हैं वो लीटर्स में होते हैं। पर 70 केजी हम एक बॉडी वेट को कंसिडर कर लें एवरेज। It is the size of pool of all the body fluids that would be required if drug is distributed equally throughout the body fluids and tissues. So volume of distribution में हम वो तमाम body fluids count करते हैं जो drug distribute कर सकता है किसी भी fluid compartment में body के अंदर, tissues के अंदर, यानी ECF extracellular fluid compartment, ICF intracellular, तमाम के तमाम में जो जितना ये पूल ऑफ द बॉडी फ्लूइड है इसके अंदर ड्रग एक्यूमुलेट कर सकती है, उस तमाम को हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इस फार्मूला के थ्रू, जिसमें हम बॉडी को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इन द ब्लड डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उन ड्रग्स का जिनका हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है उसमें ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ब्लड, एज कंपेयर टू प्लाज्मा। सो बेसिकली हमने इसी का ही रेशियो निकाल ली है कि एक तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज में आपके तमाम मसल्स जो कि अपर और लोअर लिम्ब में मौजूद हैं, आपके तमाम फैटी टिश्यूज, आपके जो सेलुलर बाइंडिंग्स हैं, आपके जितने ऑर्गन्स विजरा में पड़े हैं वो तक तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू कंपार्टमेंट में। तो ये बेसिकली अदर देन ब्लड जितना भी आपका पोर्शन बचता है उसको हम एक कन्फाइंड कर लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। तो अभी तक हमने बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट लिया, एक तरफ हमने ब्लड को ले लिया। ब्लड से मुराद हमारी तमाम कैपिलरीज,
तमाम वेन्स और तमाम आर्टरीज हैं, और दूसरी तरफ हमने लिया जितने भी तमाम के तमाम सेलुलर कंपार्टमेंट है, जिसमें आपके टिश्यूज हैं, मसल्स के सेल्स हैं, आपके ऑर्गन्स जो हैं उनके सेल, ये तमाम के तमाम उसमें कंसिडर, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो ये इक्वली कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्गन्स में ज़्यादा ड्रग चली जाती है, बाज़ औक़ात आपके जो फ्लूइड कंपार्टमेंट उसमें चली जाती है। फ्लूइड कंपार्टमेंट से मुराद आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं। और तीसरा है प्लाज्मा हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लाज्मा हाफ कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक बंदे का एक ड्रग के लिए ज्यादा है। दिस मींस कि ये ड्रग जो है उस पर्सन के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं अदर देन ब्लड, तमाम फैटी कंपार्टमेंट, तमाम मसल्स, तमाम ऑर्गन्स के सेल्स, इन तमाम के अंदर एक्यूमुलेट करने की और उधर बाइंड करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है अदर देन प्लाज्मा, अदर देन ब्लड। दिस मींस अब हम कहते हैं कि प्लाज्मा हाफ लाइफ उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं जब वो फ्री फॉर्म में ब्लड के अंदर अवेलेबल हो। अब जो ये कंपार्टमेंट में चली गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ड्रग चली गई है, इसने दोबारा सर्कुलेट होके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर वापस आना है। अब इसमें जितना टाइम ज्यादा लगेगा वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उतनी ही देर से लेवल अप होगी। जितनी देर से ये दोबारा ब्लड लेवल ड्रग का राइज करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद, उतनी ही जल्दी, उतनी ही देर से ये लिवर तक पहुंचेगी, लिवर में ये मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होने के बाद ये अपना इफेक्ट देगी। सो ये तमाम की तमाम चीजें उतनी ही डिले होंगी। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ टोटली डिपेंड कर रहा है इस चीज पे कि पहले डिस्ट्रीब्यूट कितनी देर से हुई ड्रग, फिर उसके बाद ये एलिमिनेट कितनी देर में हुई, और ये टोटली डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक पर्सन का ज्यादा है एक ड्रग के लिए, तो अगर एक बंदा फैटी है, उसके अंदर फैटी टिश्यू ज्यादा हैं, तो ड्रग को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उन फैटी कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट होने में। उसके बाद उसको वहां से सर्कुलेट होके रिवर्स या रिटर्न होना है ब्लड के अंदर, ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर ये एंटर होगी, तो ये फ्री अनबाउंड फॉर्म में ड्रग हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज अवेलेबल फॉर द एक्शन। एक्शन से पहले इसने मेटाबोलाइज होना है, उसने तो एक्शन नहीं करना। जो अनचेंज फॉर्म में ड्रग बचेगी फ्रॉम द लिवर, उसको हम नाम देते हैं बायोलिबिलिटी का। तो वो जो ड्रग अवेलेबल है उसने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन दिखाना है। वो टोटल ड्रग का 70% भी हो सकता है, 40% भी, 30% भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि ड्रग की कितनी मेटाबॉलिज्म हुई है। अब जितनी ड्रग ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है आफ्टर पासिंग थ्रू द लिवर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये है एक्चुअल ड्रग और ये है इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी। अब ये तमाम का तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का और एक्सक्रीशन का, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जितना स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होने की वजह ये है कि उस ड्रग ने एक्युमुलेट कर लिया है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अदर देन ब्लड, इसने रिसाइकल होकर दोबारा ब्लड में आना है, तो प्लाज्मा लेवल इंक्रीज होगा। प्लाज्मा लेवल इंक्रीज होगा तो फिर ये तमाम प्रोसेस होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन का। जो रिमेनिंग ड्रग बचेगी वो अवेलेबल होगी फॉर द एक्शन। तो ये तमाम की तमाम चीजें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रही हैं। सो इस तरह से ये डायरेक्टली रिलेशन किस तरह बना, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज होगा, और प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज होगा तो ज्यादा देर तक सीरम लेवल में ब्लड में पड़ी रहेगी ड्रग, उतना ही देर तक एक्शन ज्यादा आता रहेगा। सो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब हम बात करते हैं वाटर कंपार्टमेंट्स। बॉडी को हम 42 लीटर्स कंसिडर करते हैं, जिसमें आईसीएफ जो है 28 लीटर्स होता है, यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है 14 लीटर्स है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है 11 लीटर्स है, जबकि प्लाज्मा यानी ब्लड का जो वाटर कंटेंट है वो हम 3 लीटर कंसिडर करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी साथ इसके कोट करेंगे, वो एग्जांपल्स जो इन्हीं कंपार्टमेंट्स में ड्रग्स एक्यूमुलेट करती हैं। से फॉर एग्जांपल पहली हम बात कर लेते हैं
स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एथेनॉल। एथेनॉल जो है उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो वाटर में ज्यादा देर, वाटर कंटेंट में ज्यादा देर रह सकती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अगर ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी रिड्यूस्ड है। सो 0.6 लीटर पर केजी के हिसाब से, अगर हम 0.6 लीटर पर केजी के देख रहे हैं, तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं 70 केजी का एक पर्सन, तो 0.6 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अराउंड बनता है 42 लीटर्स। सो उतना ही इथेनॉल जो है वो अगर वाटर सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका अराउंड इतना होगा। ईसीएफ जो है 0.2 लीटर्स पर केजी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जेंटामाइसिन का। जेंटामाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, हम वेरियस इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये लार्जर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल होता है। 0.2 के 70 केजी का एक नॉर्मल पर्सन होता है, तो ये तकरीबन अराउंड बन जाएगा आपका कितना कम बनेगा ईसीएफ आपका 28 लीटर्स। फिर हम बात करते हैं हेपरिन की। हेपरिन एक ब्लड थिनर है। हम इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है यानी हार्ट अटैक होता है, तो इमरजेंसीज में हम इसको यूज करते हैं। इंट्रावीनसली हम इसको इंस्टॉल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं आईवी। स्ट्रॉन्ग इसमें क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेबिलिटी। अब प्लाज्मा यानी ब्लड के अंदर अल्ब्यूमिन लाइक जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। इनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं जो ये ड्रग ब्लड के अंदर आती है। अगर ये ड्रग ब्लड के साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये ब्लड में आने के बाद, तो उतनी देर तक इसका ड्रग का एक्शन जो है वो डिले हो जाएगा। एक्शन डिले होने से, क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि ड्रग वही है साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल जो कि फ्री अनबाउंड प्रोटीन के साथ किसी कंपार्टमेंट के अंदर एक्यूमुलेट की हुई है, उस वक्त तक इसने अपना एक्शन नहीं दिखाना। सो इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं हेपरिन को। फिर हम बात करते हैं फैटी टिश्यू में। फैटी टिश्यू में जो है डीडीटी यानी डिटैडोसिन, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, ये फैटी कंपार्टमेंट के अंदर क्योंकि इसके अंदर हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो ये इजीली जो जितने भी बैरियर्स हैं सेलुलर लेवल पे, उनको ये क्रॉस कर सकती है। तो फैटी एक्यूमुलेशन एग्जांपल लेते हैं लेड की और फ्लोराइड की, जो कि एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो कि हम आयंस की फॉर्म में हैं और ये बोन के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फ्लोराइड जो है पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि सूंस केसर के रहने वाले लोग हैं, उनके दांतों में फ्लोराइड के डेपोजिशन हुई होती है, तो उनकी जो टीथ होते हैं थोड़े से डिस्कलरेशन होती है। तो उसकी वजह यह है कि बोन्स के अंदर ये फ्लोराइड जो है यानी टीथ जो कि बोन का एक हिस्सा है, बोन में शामिल है, उनके ऊपर ये डिस्कलरेशन आ जाती है फ्लोराइड की। अब हम बात करते हैं जनरली इनकी एग्जांपल्स की कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ड्रग्स की कितनी कितनी होती है। तो 5 लीटर होती है हेपरिन की। एस्प्रिन की है 11 लीटर एक ह्यूमन बॉडी में। डाइजॉक्सिन की जो कि सीसीएफ यानी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में यूज करते हैं हम, उसकी है 420 लीटर्स। सो ये एक अपेरेंट वॉल्यूम है। एक्चुअली तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो तो 42 लीटर्स है। टोटल वाटर वॉल्यूम जितना भी है बॉडी के अंदर वो 42 लीटर्स है, तो ये 420 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हम अपेरेंट ले रहे हैं कि इतनी ड्रग जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर सकती है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर ड्रग की डोज ज्यादा देनी पड़ती है। क्लोरोक्वीन जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी एक्स करने की, ये आपके जितना भी मस्कुलर कंपार्टमेंट है, आपके फैटी कंपार्टमेंट है, अपर और लोअर लिम्स के ऊपर एक्स्ट्रा जो आपके स्केलेटल है मसल्स हैं, इन तमाम में इसकी कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट करने की। सो इस सेलुलर बाइंडिंग की वजह से विद इन द सेल, आउटसाइड द सेल, इन बिटवीन द सेल्स ये एक्यूमुलेट करेगी, तो ऑब्वियसली डोज भी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट तरीन फैक्टर जो है वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी एक ड्रग की जितनी ज्यादा होगी, दिस मींस कि वो ड्रग की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होनी चाहिए, या तो वो लिपिड मोर सॉल्युबल हो,
या वो वाटर इनसॉल्युबल हो। वाटर इनसॉल्युबल जो होती हैं वो पोलर ड्रग्स नहीं होती, वो हमेशा नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं। नॉन पोलर ड्रग्स ही हमेशा लिपिड सॉल्युबल होती हैं। ये लिपिड सॉल्युबिलिटी का रोल ये है कि ये इजीली जो सेल लाइनिंग होती है उसको ये क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो बैरियर्स हैं इनको क्रॉस करना इनके लिए आसान है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या अदर प्रोसेस के थ्रू जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनमें मोस्टली ये ड्रग्स जो है इजीली पास ऑन होके फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस विद इन द सेल्स भी एक्यूमुलेट हो सकती हैं। सो उतनी ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा अगर हम लिपिड सॉल्युबल एक ड्रग ज्यादा देंगे। डिग्री ऑफ प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दिस मीन्स कि प्लाज्मा के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद हैं, अगर जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी ऑपोजिट बात आ गई है अदर देन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। हमने कहा था एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जितनी ज्यादा एक्यूमुलेट करेगी लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जितनी ज्यादा होगी वो सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव इजीली कर सकेगी, उतनी ही ज्यादा वो एक्यूमुलेट कर जाएगी, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अब यहां हम बात करें कि प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, जो कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग विद इन द प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद कहां है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मौजूद होने की वजह से ये ड्रग जो है बाइंड कर जाएगी, और ड्रग बाइंड करके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में नहीं जाएगी, जितनी देर अवेलेबल है यहीं अवेलेबल है, और उसके बाद फ्री एंड बाउंड फॉर्म में होने के बाद यहीं पे अपना एक्शन दिखाएगी। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसमें भी यही चीज है कि जब हम वीडी को कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जितनी ज्यादा होगी, उतना ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस होगा, क्योंकि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और हमने न्यूमरेटर में पढ़ा था अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी अदर देन ब्लड, तो वो जितनी ज्यादा होगी, जो जिसको हमने कंसिडर किया एक्स्ट्रा ब्लड जितना कंपार्टमेंट है उसको कंसिडर किया। थर्ड है अफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू प्रोटीन्स। अब हम बात करें टिश्यू प्रोटीन्स की, इसमें आउटसाइड द ब्लड जो सेलुलर कंपार्टमेंट में मौजूद प्रोटीन्स हैं उन टिश्यूज की बात हो रही है, नॉट द ब्लड। तो अगर उनके लिए एक ड्रग की एफिनिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो बाइंड रहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या एक्स्ट्रा ब्लड कंपार्टमेंट में। आउटसाइड द ब्लड कंपार्टमेंट जितने भी हैं उनमें एक्यूमुलेट रहेगी, और ड्रग जो है रिसाइकल होने में टाइम लेगी उतना ही, और उसी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका बढ़ता जाएगा। और हमें एक्शन जल्दी चाहिए, हमें इसलिए इतनी ड्रग देनी है कि एक बार सेलुलर कंपार्टमेंट फेल हो जाए, उसके बाद जो ब्लड का कंपार्टमेंट बचता है उसके लिए ड्रग अवेलेबल हो, ताकि वो ड्रग जो है ब्लड में ट्रेवल करे और साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन दिखाए। सो ये इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि टिश्यू में कितनी जा रही है और प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कितनी बाइंड कर रही है, इसका रोल क्या है, और कितनी उसमें रिड्यूस हो रहा है, राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। अब हम बात करेंगे फैट की। फैटी कंपार्टमेंट में क्या रोल है? फैटी पर्सन जितना ज्यादा होगा, सो उसके अंदर बॉडी मास उतना ज्यादा होगा, उतना ही ड्रग उसके अंदर एक्यूमुलेट करेगी। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अमाउंट ऑफ ड्रग विद इन द जो बॉडी पड़ी थी जो कि अदर देन ब्लड है वो न्यूमरेटर में है और वो ज्यादा है, और फैटी कंपार्टमेंट उसका हिस्सा है। सो फैटी कंपार्टमेंट जितना ज्यादा होगा ड्रग उतनी ज्यादा एक्यूमुलेट करेगी, उतना ही ज्यादा टाइम लेगी ब्लड कंपार्टमेंट को फिल होने में, क्योंकि इसी ड्रग ने वापस रिसाइकल होना है और आके ब्लड टिश्यू में आना है। टाइम जितना आगे जाएगा उतना ही हमें ज्यादा ड्रग देनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन करने के लिए, उसके बाद प्लाज्मा लेवल इंक्रीज करने के लिए। सो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगी। तो थिन लीन पर्सन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अदर वर्ड्स वाइस वर्सा रिड्यूस्ड होगा, और फैटी पर्सन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगा उस ड्रग के लिए, सेम ड्रग के लिए। अब कुछ डिजीजेस की बात कर लेते हैं जिसमें क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, यूरेमिया है, सिरोसिस है, यानी हार्ट, किडनी और लिवर डिसफंक्शन हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता ही होता है। इसकी एग्जांपल हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि अगर लिवर डिसफंक्शन हो गया है, इसका मतलब है कि उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं रहा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म अब
डिले हो गया है या फास्ट मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, या इन अदर वर्ड्स मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा। सो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ गया, तो ड्रग का इफेक्ट भी ज्यादा आ रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी का हिस्सा है, इस तरह से कि ब्लड और एक्स्ट्रा ब्लड जो कंपार्टमेंट है उनको रिफिल होना है। तो टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लाज्मा हाफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू द लिवर डिसफंक्शन। सो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का तीनों केसेस में, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, यूरेमिया में, सिरोसिस में अलहदा अलहदा रोल है। उन पर्सन्स में जिनमें टोटली ड्रग ब्लड में है, उन वो ड्रग्स ब्लड में अवेलेबल हैं, यही ड्रग ने मेटाबोलाइज होना है और उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर में वो ड्रग्स जो हैं वो ज्यादा अवेलेबल होंगी, तो अफेक्ट ज्यादा देंगी, और पर्सन जो है उतना ही ज्यादा उस ड्रग की टॉक्सिसिटी इनहांस होगी उनके ऊपर। सो ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। अब हम डायग्रामेटिकली इसको दोबारा से एक्सप्लेन मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में आप सबसे पहले ये देखें कि हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं, तीन सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ए बी और सी तीनों डायग्राम में ड्रग हैं। ड्रग ए अलहदा है, ड्रग बी सेकंड फिगर में है, और थर्ड जो फिगर है इसमें हमने ड्रग सी को लिया है। ये इन तीनों की हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी साइट ऑफ एक्शन, जो साइट ऑफ बाइंडिंग है वो कितनी है, उनकी कैपेबिलिटी, अफिनिटी किस कंपार्टमेंट के लिए ज्यादा है। तो हमने एक होल बॉडी को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। पिंक पोर्शन को हमने लिया वास्कुलर कंपार्टमेंट, जो कि ये है, जबकि एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट हमने ये पूरा लिया। अब वास्कुलर कंपार्टमेंट से मुराद हमारी प्लाज्मा ब्लड है, यानी कि उसका जितना वॉल्यूम ब्लड का, प्लाज्मा का हम कंसिडर करेंगे, उसको हमने एक तरफ ले लिया, और सारा बाकी जो बॉडी का पोर्शन था आउटसाइड द ब्लड, जिसमें हमने आर्म टिश्यूज लिए, हमने मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने फैट को भी इन्वॉल्व कर लिया, ये तमाम एक तरफ हमने कर लिया। अब हमने एक ड्रग इंस्टिल की है, ड्रग ए, जो कि वास्कुलर यानी ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस ड्रग ए की अफिनिटी, मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ बताता हूं। ड्रग ए डिफ्यूजेस फ्रीली बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स एंड डज नॉट बाइंड टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स हैवी, इनको कंसिडर किया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्योंकि ये वास्कुलर कंपार्टमेंट है इसलिए हैवी वेवी जो लाइंस हैं इनको हमने कंसिडर किया प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन। अब ड्रग ने इस प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करना है, जबकि इस ड्रग की अफिनिटी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में बाइंड करने की नहीं है, लेकिन डिफ्यूज कर सकती है इजीली। कहां जा सकती है? वास्कुलर कंपार्टमेंट में भी और एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में भी। सो वास्कुलर और द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट ऑफ द हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म इन द डायग्राम। सो हम विद 20 liters of the drug in the body, the steady state distribution leaves a blood concentration of 2 units. अगर हमने यहां पे यूनिट्स जो है वॉल्यूम के तौर पे कंसीडर किया है, ये आप देख सकते हैं यूनिट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम। हमने जो वॉल्यूम कंपार्टमेंट है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें हमने न्यूमरेटर में रखा है, इसका जो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इन द ब्लड। सो हमने पूरी होल बॉडी को एक कंपार्टमेंट, सिंगल कंपार्टमेंट लिया, उसमें ब्लड को अलहदा कर लिया, और बाकी बॉडी का जितना पोर्शन था उसमें हमारे तमाम विजराज हैं, हमारे मसल्स हैं, उसको हमने एक कंसिडर कर लिया, और जो वॉल्यूम है उसको हमने यूनिट्स का नाम दिया। अब हमने जो इसके बीच में जो परमिएशन थी उसको हमने हटा दिया। फ्रीली ड्रग जो है मूव कर सकती है फ्रॉम द ब्लड टू द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट। अब हमने ये नोट किया कि हमने ड्रग ऐसी दी थी जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड भी नहीं कर सकती, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनी वो इस तरह से बनी कि 20 जो यूनिट्स थे उसका सिर्फ 2 यूनिट्स जो है वो ब्लड के अंदर आया, और 18 यूनिट्स जो है वो अदर देन ब्लड आया।
तो हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब कैलकुलेट किया तो 20 जो कि टोटल वॉल्यूम था पूरी बॉडी का, उसको डिवाइड किया डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 10। अब हम बात करेंगे ड्रग बी की, जिसमें वही कंडीशन है सिवाय एक के कि अब प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो है इस ड्रग बी की के अंदर, जो प्लाज्मा के साथ बाइंड करने वाले प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, उनकी अफिनिटी इस ड्रग बी के लिए ज्यादा है। जो ही हमने बॉडी में ये इंस्टिल की, ड्रग जो है इक्विलिब्रियम उसने अटेन करना था। अगर ये फ्रीली अनबाउंड होती तो मैक्सिमम ड्रग एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जाती, लेकिन यहां पे ये है कि इसमें मौजूद हैं ये हैवी वेवी लाइंस, जिनको हमने कंसिडर किया है प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन। इनके साथ बाइंड कर जाएगी, मैक्सिमम ड्रग इसके साथ बाइंड कर गई, बहुत मिनिमम ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं टू मूव टूवर्ड्स द एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। सो हम यहाँ पे लेस सपोज कंसिडर करते हैं कि 18 यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम के वो बाइंड कर गए प्लाज्मा के साथ, जबकि सिर्फ 2 वॉल्यूम जो हैं 2 यूनिट्स वो बाइंड किए विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। टोटल वॉल्यूम स्टिल 20 यूनिट्स ही रहा। तो हमने कंसिडर किया टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी 20 डिवाइड बाय 18, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा जो है, कंसंट्रेशन द ब्लड जो है कंसिडर किया है कि वो 18 यूनिट्स जो है वो बाइंड किए हुए ब्लड के अंदर ही। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ड्रग का निकला ओनली 1.1, बहुत रिड्यूस। सो आप नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट का रोल ज्यादा है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है ड्रग की वो तो 20 यूनिट्स ही रही। अब हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं। थर्ड कंडीशन में बिल्कुल इसके उलट है। उसमें यह है कि जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में अदर देन ब्लड जो प्रोटीन मौजूद है आउटसाइड द ब्लड, उसकी अफिनिटी ज्यादा है। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है। ड्रग सी इज so that a larger total dose, yani 200 units of the volume is required to achieve measurable plasma concentration. At equilibrium, 198 units are found in the peripheral tissues and only 2 units in the plasma, so that the calculated volume of distribution is greater than the physical volume of the system. सो ये है उसकी डिस्क्रिप्शन के। अब यहां पे हमें इस सेलुलर कंपार्टमेंट को पहले फिल करना है। वो कौन सा है? ये वाला पोर्शन, यानी कि पेरिफेरल पोर्शन। अब इसकी अगर बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि हमने कंसिडर किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, उसमें हेपरिन की दी थी, मैंने एग्जांपल्स आपको क्लोरोक्विन की दी थी। तो क्लोरोक्विन का मैंने आपको मेंशन किया था कि उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लार्जर है, और वो कितना था? 13,000 लीटर। तो 13,000 लीटर जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एफिनिटी विद इन द टिश्यूज सबसे ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा वो एक्यूमुलेट कर जाएगी और बाइंड कर जाएगी, प्लाज्मा लेवल इंक्रीज करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सो हमें हमेशा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट क्यों करना पड़ता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि जब हमें लोडिंग डोज देनी है, हमें कोई इंट्रावीनसली कोई ड्रग देनी है तो हमें, या ओरली देनी है, तो हमें पहले उतनी ड्रग देनी है, स्लोली उसमें से अनबाउंड होना है टिश्यू प्रोटीन से, और दोबारा प्लाज्मा में आनी है। प्लाज्मा में जब वो ड्रग आ जाएगी तब उसने अपना इफेक्ट देना शुरू करना है। जब तक वो टिश्यू के साथ, टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई है, इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कि टिश्यू प्रोटीन के साथ कितनी ड्रग बाइंड कर गई। अब हमने एग्जांपल में क्लोरोक्विन को लिया है, जो कि लार्जेस्ट है, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले बाइंड कर जाएगी इसके साथ अपने टिश्यू प्रोटीन के साथ, सेलुलर कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट कर जाएगी। अब द ब्लड, तो हमने उसके लिए लेट्स सपोज इसको कंसिडर किया है कि 198 यूनिट्स, जो कि बहुत लार्जर यूनिट है, वो हमें पहले
देना पड़ा किसको, टू फिल द फैटी कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ब्लड कंपार्टमेंट, तब फिर जाके 2 यूनिट्स अवेलेबल हुआ आखिर में फॉर द ब्लड। सो हमें टोटल जो अमाउंट देनी पड़ी वो 200 यूनिट्स देनी पड़ी टू अटेन द सेम कंसंट्रेशन विद इन द ब्लड। सो हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो वही है, अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन द प्लाज्मा और ब्लड। सो 2 यूनिट्स थे प्लाज्मा के अंदर, और ब्लड या एक्स्ट्रा ब्लड कंपार्टमेंट में जो थे वो थे 200। लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उनका है जिन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को एक्यूमुलेट किया, रिलेटिवली उनका और शॉर्टर है जिनका हम देख रहे हैं कि क्या है कि प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन एबिलिटी ज्यादा है, तो उतनी ही कम अवेलेबल होगी फॉर द एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। और जहां पे फ्रीली अनबाउंड है, किसी किस्म की कोई ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है, ना विद इन द ब्लड ना एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट, तो वहां पे बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होगी कि पहले ये रिफिल होगी और उसके बाद ये दोबारा 2 यूनिट्स आउट ऑफ 20 यहां पे आ जाएगी। तो ये कंपैरिजन था 3 मुख्तलिफ ड्रग्स का विद इन द सेम बॉडी कंपार्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। एक तो ये है कि डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके साथ कितनी बाइंडिंग कैपेबिलिटी है, और टिश्यूज यानी आउटसाइड द ब्लड जो सेल या जो आपके फैटी कंपार्टमेंट है उसके अंदर जितने मौजूद सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके लिए कितनी कैपेबिलिटी है। पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ ड्रग जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि दो सॉल्वेंट्स में हम ले सकते हैं ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड को, एक्स्ट्रा वास्कुलर ब्लड को, यानी एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट को, यानी कि विद इन द ब्लड उस ड्रग की क्या रेशियो निकल रही है और उसको कंपेयर हम किसके साथ करें, आउटसाइड द ब्लड। इस रेशियो को हम एक कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम नाम देते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग। सो अगर फैट को हम ब्लड के साथ कंपेयर करें हो तो हम नाम देंगे पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग इन द फैट। तो ये उसकी जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना मूवमेंट जो है उतनी ही आसान होगी। पेशेंट एज, ओल्डर एज होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा क्योंकि फैटी जो टिश्यूज हैं वो कम होते जाएंगे, मसल्स एट्रोफी हो रही है, तो एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट कम होता जा रहा है। जितना एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट कम होता जाएगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर उतनी ही ज्यादा ड्रग अवेलेबल रहेगी। जेंडर, मेल और फीमेल, सो मेल्स में जो है मेटाबॉलिज्म जो है एज कंपेयर टू फीमेल थोड़ा फास्टन होता है, इसलिए ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट जो है वो रिलेटिवली कम करेगी। मोर ड्रग मेटाबलाइज होगी तो ऑब्वियसली लेसर विल बी अवेलेबल फॉर द ब्लड और एक्यूमुलेट करने के लिए विद इन द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट। सो फीमेल्स में ड्रग एक्यूमुलेट करने की कैपेबिलिटी उस ड्रग की ज्यादा होगी। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं फीमेल्स का एज कंपेयर टू मेल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी कंपेयर टू बॉडी मास फीमेल्स में थोड़ा सा फैटी कंपार्टमेंट ज्यादा होता है। बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन से मुराद यही है कि मसल कंटेंट कितना है बॉडी के अंदर, फैटी कंटेंट कितना है, उसकी कंपोजिशन भी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही इनहांस या इंक्रीज होता जाएगा। प्रेजेंस ऑफ द डिजीज जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, लिवर डिसफंक्शन और किडनी फेलियर या यूरीमिया जिसमें जो यूरिया है विद इन द ब्लड इंक्रीज हो जाए, इन तमाम कंडीशंस में भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो। Extensively bound to the plasma proteins but that are not bound to the tissue compartment, the volume of distribution will approach to that of the plasma volume। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक ड्रग को जिनका प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी बाइंडिंग टिश्यू कंपार्टमेंट में नहीं है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी डायग्राम फिट बैठेगी, वो ये मिडल वाली, कि जिसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी थी विद इन द प्लाज्मा बाइंडिंग के साथ, प्रोटीन के साथ, एज कंपेयर टू टिश्यू कंपार्टमेंट बाइंडिंग बिल्कुल नहीं थी। तो हम कंसिडर ही करेंगे कि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वही है
जो ब्लड के अंदर मौजूद है। सो ये इस लाइन का मतलब है कि वॉल्यूम उतना ही हम कंसिडर करेंगे जितना उसका प्लाज्मा वॉल्यूम मौजूद है, क्योंकि नेग्लिजिबल अवेलेबल होगी विद इन द टिश्यू वो ड्रग। In contrast, certain drugs have high volume of distribution even though most of the drug in the circulation is bind to the albumin. Albumin कहाँ पे मौजूद है? Within the plasma. लेकिन उसके बावजूद वो ड्रग जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विद इन द सेलुलर कंपार्टमेंट। सो ऐसा नहीं है कि अगर एक की प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन ज्यादा है कुछ ड्रग्स की, तो उनकी सेलुलर बाइंडिंग या आउटसाइड द ब्लड बाइंडिंग कम है। कुछ की ऐसा है कि उधर भी बाइंडिंग उतनी ही ज्यादा है। सो फिर हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है उनको डिवाइड करके ही। प्लाज्मा, अब हम बात करेंगे 3 कंपार्टमेंट्स में हमने ड्रग को डिस्कस करना है। ड्रग सबसे पहले प्लाज्मा कंपार्टमेंट में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में क्या होगी, और बॉडी कंपार्ट वाटर जो आपका इन दोनों से हटके सिर्फ हम बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसमें ड्रग को काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स कन्फाइंड टू जो है 0.05 लीटर पर केजी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी है 70 केजी हमने कंसीडर किया बॉडी वेट। 70 जो हमने मल्टीप्लाई जब किया तो टोटल वॉल्यूम प्लाज्मा का निकला है कितना, 3 लीटर्स। 3 लीटर्स है प्लाज्मा वॉल्यूम विद इन 70 केजी पर्सन। अब ड्रग्स हैं हेपरिन। हेपरिन जो है ब्लड थिनर है और ये एंटी थ्रोम्बोटिक है, यूज होती है मायोकार्ड इन्फेक्शन में किसी किस्म का क्लॉट बन जाए उसको हम रिमूव करने के लिए एंटी कोएगुलेंट ड्रग है। ये कन्फाइंड रहती है कहां पे, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा के अंदर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर साइज है और वो कैपिलरी वॉल को यानी कि वॉल अराउंड द ब्लड वेसल उसको क्रॉस नहीं कर सकती, वो परमिएबल नहीं है। सो रिटेंशन ऑफ अ ड्रग in the plasma following a single dose reflects a strong binding to the plasma protein. So ये रिटेन रहने की वजह से प्लाज्मा के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ना जाने की वजह से ये ड्रग जो है स्ट्रॉन्ग अफिनिटी रखती है विद इन द प्लाज्मा जो प्रोटीन मौजूद है उनके साथ बाइंड करने की। It is the free drug in the interstitial fluid that exerts a pharmacological effect. जो ही ये ड्रग अवेलेबल है फ्रीली फॉर्म में तो इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके अपना अफेक्ट एक्शन जो है जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो दिखा देना है। जब हम रिपीटेड डोज हेपरिन के देंगे इंक्रीजेस, जब हम रेगुलर डोजेस देंगे से फॉर एग्जांपल 8 ऑर्ली 12 ऑर्ली हमने दोबारा हेपरिन दिया तो उसके बाद प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड कर गई। जितनी फ्री रही उसको हमने कंसीडर किया कि ये अवेलेबल है फॉर द एक्शन विद इन द प्लाज्मा, क्योंकि इसमें हमने कंसीडर किया कि ये आउटसाइड द ब्लड तो ड्रग जाती ही नहीं है क्योंकि कैपिलरी वॉल ये परमिएबल नहीं है, प्लाज्मा की से बाहर तो ये जाना ही नहीं इसने। सो टिश्यूज के अंदर तो एक्यूमुलेट करना ही नहीं। जितनी ड्रग अवेलेबल है ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर आने के बाद इसने बाइंड करना है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। प्रोटीन से बाइंड करने के बाद इसने पहले उतनी अवेलेबल होगी जितनी ये बाइंड कर जाएगी, बाकी जितनी बचेगी वो रिपीटेड डोज में हम उसको इंस्टिल करेंगे बॉडी में अगली बार 6 ऑर्ली 12 ऑर्ली, तो फिर दोबारा उसका इफेक्ट आना शुरू होगा क्योंकि अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अटेन हो गई है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें इक्वल अमाउंट एडमिनिस्टर जितनी हम कर रहे हैं उतनी ही बॉडी से एक्सीट आउट हो रही है, यानी कि प्लाज्मा लेवल मेंटेन रह रहा है उतना ही जितना 6 आवर्स से पहले था, 6 आवर्स के बाद उतना ही है, अगले 6 आवर्स पे भी उतना ही रहे। तो ये वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है। इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाती है उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है। अब इसमें हम कुछ डाइस को देखते हैं जिसमें इवेंस ब्लू है, ये स्ट्रांगली बाइंड करती है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ, और हमने जब इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो तो हम सिर्फ उसका प्लाज्मा वॉल्यूम ही मेजर कर लेते हैं क्योंकि इसने एक्यूमुलेट ही विद इन द ब्लड करना है और आउटसाइड ब्लड जाना ही नहीं है। और एक्यूमुलेट किस तरह से कर रही है, प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम अल्ब्यूमिन है उसके साथ बाइंड करके। सो इन अदर वर्ड्स हमने जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ड्रग का निकालना हो जिसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ही नहीं अवेलेबल, यानी उसने ब्लड कंपार्टमेंट को छोड़ना ही नहीं है और टिश्यू एक्यूमुलेट ही नहीं करना,
तो ये मौजूद ही ब्लड के अंदर रहेगी, और कहाँ रहेगी? अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके। तो हमारे लिए इजी हो जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम को सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन ड्रग्स की जिन्होंने बाइंड करना है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट वॉल्यूम पहले कितना है? वो है 0.2 इंटू 70 पर केजी, 70 किलोग्राम का एक पर्सन मल्टीप्लाई किया तो ये अराउंड कितना बना? 28 लीटर्स। सो अप्रोक्सीमेट 28 टू 30 लीटर्स हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। अब इसकी एबिलिटी उन ड्रग्स की ज्यादा होगी पोलर कंपाउंड्स की। पोलर कंपाउंड्स कौन से हैं? जो कि चार्ज्ड होते हैं, सो वाटर सॉल्युबल वो ज्यादा होते हैं। उसमें वैक्यूरोनियम आता है। वैक्यूरोनियम ड्रग जो है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। हम इसको ऑपरेशन से पहले अलोंग विद जनरल एस्थेटिक्स भी यूज करते हैं। हम इसको एज अ मसल रिलैक्सेंट भी यूज कर सकते हैं, और ये मसल थोड़ा सा पैरालाइज सा कर देती है, यानी कि बिल्कुल वक्ती तौर पे मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन में यूज करते हैं। कार्बेनिसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ग्रुप का हिस्सा है। तो बिकॉज ऑफ देयर लो लिपिड सॉल्युबिलिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड सॉल्युबल ना हो तो क्या नुकसान है? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि विद इन द ब्रेन ये ड्रग अवेलेबल होना, या प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर हो गया प्रेग्नेंट वुमन में फ्रॉम द मदर टू फीटस, जो मेम्ब्रेन्स हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होनी है ड्रग, वहां पे ये ड्रग्स क्रॉस नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ पे जो ये बैरियर्स के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर, बैरियर से मुराद यहाँ पे कोई एज सच कोई बैरियर्स या हर्डल्स नहीं है। ये बेसिकली ये वो वेसल्स जो कि ब्रेन के अंदर या विद इन बिटवीन द मदर एंड फीटस वॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसके अलोंग जो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं उनको क्रॉस करना की जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन वॉल, सिर्फ अलाउ करते हैं मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को। इस तरह से ये जो ड्रग्स हो गई वैक्यूरोनियम और जेंटामाइसिन और कार्बेनिसिलिन जो एग्जांपल्स हैं, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है उसमें एक्यूमुलेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन उन जो उन कंपार्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं रखते जिन जिन जितने रिक्वायर्ड हैं मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। तो ये है लेसर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, इसलिए ये इजीली इन बैरियर्स को, इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते और उन कंपार्टमेंट्स यानी ब्रेन और विद इन द फीटस ये नहीं पहुंच पाती। अब हम डिस्कस करेंगे कि विद इन द बॉडी वाटर कितना ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे पहले तो टोटल बॉडी वाटर क्या हुआ? वो हुआ 0.55 लीटर पर केजी। 70 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ये 42 लीटर्स अराउंड। 42 लीटर्स जो है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कैसे होगा? बाय रिलेटिवली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दैट रेडिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन सच एज फेनिटोइन एंड इथेनॉल। फेनिटोइन जो है एंटी कन्वल्सेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो यूज करते हैं। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल है जो कि हम इसका ये मिसयूज भी है, एब्यूज भी है, पार्टी ड्रग है। तो ये दोनों जो है ये यूज की हम इसको एग्जांपल्स के तौर पे ले रहे हैं कि ये अचीव कर सकते हैं, मोर लिपिड सॉल्युबल एबिलिटी इनकी है। सो इसलिए ये वाटर कंटेंट में इजीली जा सकते हैं। इसकी क्या anywhere outside the plasma compartment as well as partitioning into body fat can increase volume of distribution. So बाइंडिंग जो है इन ड्रग की आउटसाइड द प्लाज्मा कंपार्टमेंट, वो एज वेल एज पार्टीशनिंग इनटू द बॉडी फैट, वो क्या होगी? इंक्रीज कर देगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिपेंडेंट किनके हुआ? इनकी कैपेबिलिटी अदर देन ब्लड और पार्टीशन कोफिशिएंट जो मैंने आपको पहले बताया, रेशियो बिटवीन द बिग टू सॉल्वेंट्स। एक ड्रग मूव कर रही है दो सॉल्वेंट्स के बीच में, और उसमें एक को हमने ब्लड कंसीडर किया है और दूसरे को हमने किया है फैट, बॉडी फैट। तो उसका जो डिफरेंस है जो उसकी मूवमेंट का,
उसको जो फ्लक्स है, मतलब फ्रॉम द ब्लड टू द फैटी कंपार्टमेंट, वो जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनहांस होता जाएगा। सो इस तरह कैपेबिलिटी बाइंडिंग की आउटसाइड द ब्लड, यानी फॉर द टिश्यू कंपार्टमेंट टिश्यू प्रोटीन्स के साथ, और फैटी कंपार्टमेंट की फ्लक्स यानी मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द फैटी कंपार्टमेंट, ये दोनों एनहांस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। Thus, there are many drugs with volume of distribution greater than the total body volume, such as morphine, tricyclic antidepressants, and haloperidol. So, बहुत सारी ऐसी drugs हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल बॉडी वॉल्यूम। टोटल बॉडी वॉल्यूम तो हमने कंसिडर कर लिया, टोटल बॉडी वाटर कितना है 42 लीटर्स, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्लोरोक्विन है जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, उसका मैंने आपको बताया था 13,000 है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपेरेंट वॉल्यूम है, लेकिन इतना ये टिश्यू कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट होती है ड्रग। सो इसलिए उसी के मुताबिक फिर हमें ड्रग देनी पड़ती है। यूज करते हैं स्वीयर पेन किलर के तौर पे, कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स की, कैंसर पेशेंट्स की चल रही हो उसमें हम यूज करते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, डिप्रेशन में यूज करते हैं। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल जो है ये भी आपका सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ये ड्रग पढ़ेंगे। इसको भी सच ड्रग्स आर नॉट एफिशिएंटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से मतलब आपका ये है कि फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग अगर कर ली है किसी ने, ओवरडोज, उसके लिए आपको कोई ऐसी ड्रग देनी है जो कि उसके साथ पहली वाली ड्रग जो कि आपने एक्सीडेंटली या इंटेंशनली ओवरडोज कर ली है उसके साथ बाइंड करे और किडनी के साथ जल्द से जल्द वो मेटाबोलाइज हो या जल्द से जल्द वो किडनी से एक्सीड आउट हो। तो अब ये मौजूद कहां पे ज्यादा ड्रग है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, ना कि ब्लड में। सो इसलिए तमाम की तमाम चीजें डिले हो जाएंगी। डिले होने की वजह से उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं ड्रग के ज्यादा आएंगे। सो हम कह सकते हैं कि वो ड्रग्स जिनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो उनकी टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनको ब्लड में आने में ज्यादा देर लगेगी, उतना ही उनका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम डिटरमिन करना हो तो किस किस फैक्टर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पेस अवेलेबल, फिजियोलॉजिकल स्पेस अवेलेबल से मुराद हमारी अपेरेंटली जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या हम कह लें एक्स्ट्रा स्केलेटल मसल्स जितने भी हैं वो, अलोंग विद फैटी कंपार्टमेंट जिसको जो कि आपके एब्डोमेन पे फैट डेपोजिशन हुई हुई है, आपके दीगर जो बॉडी डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, ग्लूटियल रीजन, थाइस के ऊपर, ये तमाम फैटी कंपार्टमेंट अलोंग विद द मसल्स, इसको हमने काउंट किया है फिजियोलॉजिकल स्पेस। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्टीशनिंग इनटू द फैट। पार्टीशनिंग इनटू द फैट से मुराद है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ ड्रग। पार्टीशन कोफिशिएंट ये वो रेशो है जो फैट और ब्लड के दरमियान जो फ्लक्स है, जो मूवमेंट है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैटी कंपार्टमेंट ज्यादा हुआ अगर एक बॉडी में, तो ड्रग ने फ्रॉम द ब्लड टू द, अगर आपने इंट्रावीनसली दी है ड्रग तो उसने बॉडी से फ्रॉम द ब्लड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट टू द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट, इसने एक्युमुलेट करनी है इन मसल्स के अंदर, इन फैटी टिश्यू के अंदर, उससे फिर दोबारा से राइज अप होना है ब्लड के अंदर, दोबारा रिसाइकल होना है, प्लाज्मा लेवल एनहांस होना है। अगर फ्लक्स जितना ज्यादा होगा फैटी टिश्यू के अंदर उतनी ही ड्रग जो है ज्यादा एक्युमुलेट करती जाएगी। सो फिजियोलॉजिकल स्पेस उतना ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करेगी, ये प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस करेगी, ये आपके तमाम के तमाम वो मेम्ब्रेन्स भी परमिएबल होगी जहां से पोलर ड्रग्स बाइंड, जो बाइंड की हुई है वो इजीली पास ऑन नहीं हो सकती, वो भी कर जाएंगी। तीसरा है प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और टिश्यू प्रोटीन की एफिनिटी, इनका भी अलग रोल है। प्लाज्मा बाइंडिंग के साथ एफिनिटी है ड्रग की तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जो कि एक्स्ट्रा वास्कुलर यानी आउटसाइड द ब्लड
जो सेलुलर कंपार्टमेंट में प्रोटीन्स पड़ा है उनके